नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की क्लास में हम विश्व भूगोल और भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इनकी डिटेल चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। इसके अलावा प्रोक्सिमा सेंचुरी आती है इसके बाद, और साइरस सबसे चमकीला तारा है। तो ये भी याद रखिएगा, यदि चमकीले तारे की बात करें तो साइरस सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट देखते हैं, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ये आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और ये सूर्य की परिक्रमा कितने 88 दिनों में पूरा कर लेता है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, इसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो लगता है ये पूर्णिमा की रात्रि को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा को। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम चंद्र ग्रहण करते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को लगता है, और ये वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? तो ऑक्सीजन जो है ये भूप्रपटि पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसकी जो मात्रा की बात करें तो ये 46.6% है। और एल्यूमिनियम एक है, तो इसकी कितनी मात्रा है? 8.1%। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। ये भी याद रखिए। और इसके अलावा देखें तो एंडीज की देखें तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। ये भी याद रखिए। काकेसस की बात करें तो ये यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रस। एल्ब्रस। और यदि आल्पस को देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एकांकागुआ किस चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये किस पर्वत श्रृंखला में? एंडीज पर्वत श्रृंखला में। अभी हमने देखा था, एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा काकेसस की बात करें तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस है। आल्पस को देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? तो मेरियाना गर्त, एल्यूसियन गर्त, टोंगा गर्त, ये तीनों ही प्रशांत महासागर में है। जो सुंडा गर्त है ये प्रशांत महासागर में नहीं है। ये कहाँ है? हिंद महासागर में। जो सुंडा गर्त है कहाँ है? हिंद महासागर में। याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान और चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो अंडमान और चीन सागर को कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का जल संधि। ये इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। इसके अलावा यदि हम होर्मुज़ की बात करें तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। डेविस को देखें तो ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और यदि सुंडा को देखें तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा एक पाक जल संधि है, उसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है, अंडमान और चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। कहाँ पे है? ये रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है भूमध्य सागर के द्वार को? जिब्राल्टर जल संधि। जो जिब्राल्टर जल संधि है इसे भूमध्य सागर के द्वार के नाम से जाना जाता है, और ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये याद रखिएगा। और ये स्पेन मोरक्को के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे हम चारों को समझ लेते हैं। यदि हम भारत के नक्शे की बात करें तो जो पश्चिमोत्तर बिंदु है भारत का, ये कौन सा है? गौरमाता गुजरात। याद रखिएगा, गौरमाता गुजरात में है, जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है। यदि उत्तरी बिंदु की बात करें तो क्या क्या है? इंदिरा काल। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। ये जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। यदि दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और यदि पूर्वोत्तर की बात करें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी याद रखिएगा। पश्चिम में कौन सा है? गौरमाता गुजरात। उत्तर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल। दक्षिणतम में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये चारों को याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाता, और ये कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह सबसे बड़ी तटीय और लैगून झील है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तटीय और लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। इसके अलावा कुछ और झीलों को ये भी याद रखिएगा, जैसे बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर राजस्थान, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक झील महाराष्ट्र में लोनार आती है, वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित सबसे बड़ी झील है। तो इस तरह से इनको भी याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण झील और ही है जो लोकटक झील बोली जाती है, मणिपुर में स्थित है, और ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इन सभी झीलों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में, और ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो गरसोप्पा जलप्रपात, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है, शरावती नदी पर। ये याद रखिएगा, गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा चचई जो है, ये जलप्रपात मध्य प्रदेश के में बीहड़ नदी पे है। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के महाना में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण हो जाता है, शिव समुद्रम कावेरी जलप्रपात कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से। इसके अलावा मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन की बात करें तो ये लाल क्रांति है, ये भी याद रखिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी क्रांतियां हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति किससे है? सूर्यमुखी या तिलहन उत्पादन से। इसके अलावा ये गोल क्रांति किससे है? आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। इस तरह से इनको भी याद रखिएगा। इंद्रधनुषी क्रांति किससे है? कृषि संबंधी समग्र क्रांति उत्पादन से। सारी क्रांतियों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, और ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में। ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, कोची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कोची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पूर्व का वेनिस जो है कोची को बोला जाता है। किस नाम से? पूर्व का वेनिस। इसके अलावा इसको अरब सागर की रानी भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, अरब सागर की रानी भी कोची को बोला जाता है। इसके अलावा यदि भारत के पिट्सबर्ग की बात करें तो इसको किसको बोला जाता है? जमशेदपुर को। याद रखिएगा, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 7 टापुओं का नगर किसे बोला जाता है? मुंबई को। 5 नदियों की भूमि किसे बोला जाता है? पंजाब को। इस तरह से इनको भी याद रखिएगा। त्योहारों का नगर किसे बोला जाता है? मदुरई को। तो ये भी याद रखिएगा। भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर को। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हेकेल ने 1869 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक और राष्ट्रीय उद्यान है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? आसाम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में, तो ये भी याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? एलन संडेज ने किया था। किसने किया था? एलन संडेज ने किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन एलन संडेज ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। और बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत ही है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है और सर्वमान्य सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। नेक्स्ट देखते हैं, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो सबसे पहले हम क्षुद्र ग्रह को समझ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह ग्रहों के साथ साथ किसकी? सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और जो सरेस नामक बौना ग्रह है ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कौन सा बौना ग्रह? सरेस। ये बौना ग्रह कहाँ पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सरेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो सबसे पहले तो हम विषुव को समझ लेते हैं कि विषुव क्या होता है। तो ये पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। क्या स्थिति होती है? सूर्य की किरणें जो होती हैं विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और परिणाम फिर इसका क्या निकलता है कि सभी जगह पर, पृथ्वी के सभी जगह पे दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आती है। कब कब आती है? 21 मार्च आने वाला है अभी, 21 मार्च, और दूसरी 23 सितंबर। ये डेट भी याद रखिएगा, 23 सितंबर। ये दो वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे ही विषुव बोलते हैं। और इसमें और याद रखिएगा 21 मार्च को क्या बोलते हैं? वसंत विषुव। 21 मार्च को क्या बोला जाता है? वसंत विषुव, क्योंकि वसंत ऋतु चलती है। 23 सितंबर को क्या बोला जाता है? शरद विषुव। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि वसंत विषुव किस तारीख को बोला जाता है, यह शरद विषुव के विषय में पूछा जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? यहाँ पे देखते हैं, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये सही हो जाता है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, तो ये भी सही है। रिएक्टर पैमाना 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, असत्य पूछा है, गलत पूछा है। रिएक्टर पैमाने पर जो 8-9 की तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है। ये लघुगण की पैमाना है, तो ये भी सही हो जाता है। यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो सी आंसर से गलत है। रिएक्टर पैमाना 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो किस भूकंपीय पेटी में? तो ये परिप्रशांत की पेटी है, इसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। कौन सी पेटी में? परिप्रशांत पेटी में। नेक्स्ट देखते हैं, क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पृथ्वी के किस स्थान पर पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल जो होता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी ऊंचाई जो होती है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक पाई जाती है क्षोभ मंडल। और जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है वो ध्रुवों में होती है, ये सबसे कम ऊंचाई होती है। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे होती है? 18 किलोमीटर विषुवत रेखा में। तो यहाँ पे सब सर्वाधिक ऊंचाई पूछा गया है, तो विषुवत रेखा में, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा क्षोभ मंडल में क्या होता है? ऋतु और मौसमी संबंधी जो सभी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि, ये इसी मंडल में घटित होती हैं। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे जो राइट आंसर है विषुवत रेखा। यदि सबसे कम पूछा जाए तो करके ध्रुव पर। बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरना निम्न में से किसका संकेत है? तो जो बैरोमीटर में पाठ्यांक तेजी से गिरना वो तूफानी मौसम का संकेत देता है। किसका देता है? तूफानी मौसम का संकेत देता है। और यदि हम और बात करें तो बैरोमीटर का पाठ्यांक चढ़ना जो होता है वो चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत होता है।
पाठ्यांक का पहले गिरना और फिर धीरे धीरे चढ़ना वर्षा की संभावना को बताता है। और यहाँ पे पूछा गया है पाठ्यांक का तेजी से गिरना, तो ये तूफानी मौसम का संकेत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वायुदाब की पेटी में डोलड्रम की घटना होती है? तो ये भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी होती है जिसमें डोलड्रम की घटना होती है। किसमें होती है डोलड्रम की घटना? भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी में। और इसका यदि विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार विषुवत रेखा में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक होता है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण पर होता है। और यहाँ ताप ऊंचा होने के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ संवहनीय हवाएं चलती हैं और वायु के शांत होने के कारण इस पेटी को क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का सबसे निचला भाग चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है? तो पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है चैलेंजर गर्त वो किसके? मैरियाना ट्रंच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मैरियाना ट्रंच। और यदि इसकी गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर है। प्रशांत महासागर में स्थित 11,033 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। कहाँ पे उत्पन्न होता है? हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। इस तरह से हमने विश्व भूगोल और भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। और अभी जो इसके बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। और इनके अतिरिक्त जो डिटेल्ड इसमें बताई गई है उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।